मोदी ने अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना है। वो इस मानसून की बारिशों के खत्म होने के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। अब की दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भगवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। 29% पाकिस्तानी ने मोहन भगवत का नाम भी नहीं सुना हुआ। ही इज द रियल रूलर ऑफ इंडिया। असल इंडिया पे हुक्मरानी इस हरामखोर नाजी की है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना ही करना है। किसी इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं ना, तो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है। उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ एयरफोर्स है, लिहाजा अब वो अपनी एयरफोर्स सामने ही लेके नहीं आएंगे। पिछली जंग से पहले आपको याद होगा, हम और आप यहीं बैठे हुए थे, हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के चाइनीज जेट्स जो हैं वो उनके राफेल को और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मारकर गिराएंगे। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया? ये चाहते हैं कि हम सैकड़ों और हजारों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तानी एयर बेसिस पर फायर करें। अब वो मिसाइल पावर और ड्रोन पावर पे काम कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस पे काम कर रहा है, दहशतगर्दों पे काम कर रहा है। यहां हमें चोट लगेगी और अगर इंडिया हमें डैमेज करने लगेगा तो फिर ट्रंप कभी भी बीच में नहीं आएगा सीज फायर करवाने के लिए। जिस अमेरिका से आजादी दिलानी थी इमरान ने पाकिस्तान को, जिसके बयानिए पे इसने पूरे पाकिस्तान में बगावत की और फौज को गालियां दी, आज पूरी उसकी जमात और उसके बेटे अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि हमें आखिरी उम्मीद, हमारा कोई खुदा नहीं है सिवाय अमेरिका के। इन्होंने कलमा बदल दिया अपना। ये बकवास बंद कर दे इमरान की, अमेरिका से आजादी तो गुलामी तो साइफर। इसका तो दांत तोड़ के अलग कर देना चाहिए कि जबान से एक लफ्ज ना निकले इसके। इतना मुनाफिक और मक्कार और झूठा आदमी है ये। इंसान में थोड़ा सा कैरेक्टर होना चाहिए, दुश्मन भी होना कैरेक्टर हो उसके साथ। इंसान अगर मक्कार है, झूठा है, कमीना है, फरेबी है, जानी है, फिर वो दुश्मन बनने के काबिल भी नहीं है। उसको सिर्फ दफन कर देना चाहिए। तो इमरान खान के नाम पे आप इतने जज्बाती क्यों? पाकिस्तान को तोड़ा है ये मुजीब है वक्त का। ये टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं मुक्ति बहानी के तौर पर, बीएलए को इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त की मुक्ति बहानी के तौर पर। क्यों? क्या गंडापुर के जो बयानात हैं कि इमरान की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं? इमरान खान साहब भी कहने पे हुई है। इमरान के 100% कहने पर हो रही है। मैं आपको सबूत और दलील देता हूं इस बात की। आर्मी उन इलाकों में ऑपरेशन करना चाहती है जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज के खिलाफ, तो मजामत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इमरान और उसकी पार्टी। इमरान की हुकूमत है उस सूबे में। ये जो अभी एलामिया निकाला है पीटीआई ने कि इस सूबे में हम किसी फेडरल फोर्स को काम नहीं करने देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक्चुअली पूरे सूबे को टीटीपी के हवाले करने जा रहे हैं जैसे पहले था। ये बताएं, इतना बड़ा एलामिया उसकी हुकूमत ने और पीटीआई ने निकाला, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। जनरल फैज ने लाके क्यों बसाया था? इसी वजह से फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो जेल में अब सजाए मौत हो जाएगी उसको। तो जनरल बाजवा को भी इसमें उसको होना चाहिए था। ये तो मैं बहुत सख्ती से कह रहा हूँ कि ये 3 कैरेक्टर थे। इमरान भी जेल में, फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, बाजवा को क्यों छोड़ा हुआ है? उसको भी जेल में और कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आप मुझे बताइए, इस सूरत हाल में अगर इंडिया भी हमला कर देता है और पीछे पूरी सूबे की हुकूमत जो गंडापुर की है वो टीटीपी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि हम आर्मी को यहां ऑपरेट नहीं करने देंगे, कर्फ्यू नहीं लगाने देंगे, ये सब का सब गंडापुर की मर्जी से हो रहा है। आप नोट क्यों नहीं करते कि सबसे ज्यादा फसाद बन्नू, करक, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में हो रहा है? इमरान की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए, पहली दफा मीडिया पे साफ आके। इमरान की स्ट्रैटेजी यह है कि पाकिस्तान आर्मी को एक जंग में शिकस्त दिलवाई जाए। ये भुट्टो की स्ट्रैटेजी थी 65 में, जो उसने अयूब खान को धोखा दिया था। आप इससे जो मर्जी लिखवा लें, जेल से बाहर आने के लिए वो पाकिस्तान तोड़ने को तैयार नहीं डील कर रहे। जो मर्जी उसके साथ डील हो चुकी है। अमेरिका जाके इसके बेटे करके आए, निकल के भाग गए थे, जरदारी साहब ने जेल काटी चले। इमरान एक्चुअली उसमें पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, वो तसादुम का रास्ता इख्तियार करता है। जेल के अंदर है राइट नाउ, हम बात कर रहे हैं तो वो जेल के अंदर अपनी हिमाकत और जहालत की वजह से है। ये वक्त के मुक्ति बहानी और गद्दार है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। खुद कुछ हद तक बेवकूफ आदमी है, कानों का कच्चा है, उसके पास पॉलिटिकल सेंस नहीं है। उसको ये गुमराह कर दिया गया है उसके बाहर वालों की तरफ से कि अमेरिका तुम्हें जेल से निकालकर प्राइम मिनिस्टर बना देगा, इसलिए अकड़ा हुआ है। उस खोते ने खुर गाड़े हुए इस वजह से कि ही थिंक्स he'll become नेल्सन मंडेला। ऐसा नहीं होगा, वो भुट्टो की तरह फांसी चढ़ जाएगा। पॉलिटिशियंस जो है ना, वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बना देती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज है, बेसिकली फ्रॉडियन हैं। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? अगर मैं किसी लीडरशिप पे एतबार करूंगा तो वो फील्ड मार्शल है, तो फील्ड मार्शल रहे या सदर बन जाए अयूब खान की तरह, जैसे अयूब खान फील्ड मार्शल होते हुए सदर बन गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बंदा चाहिए। फौज को ताना मत दे कि फौज आइन के मुताबिक नहीं चल रही। फौज को आइन ब्रेक करना पड़ता है क्योंकि सियासतदान पहले आइन ब्रेक कर चुके होते हैं। क्या ये सियासी हुकूमतें और ये जुडिशरी और ये अदलिया जिसका काम है आइन की तशरीह करना, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो फिर बंद कर दो ना ड्रामा, ये सारा बकवास और मुनाफिकत बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी, ABN पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज के एपिसोड में बड़ी खसूसी बातें होने वाली हैं। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाज़रीन ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉज आया। क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से रिज्यूम होगा? क्या पाक भारत टाकरा मूनसून की बारिशों के बाद दोबारा होने वाला है? ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, क्या सोर्स है इसका, इससे जुड़े सवालात हम जैद हामिद साहब से करेंगे। जरदारी साहब को क्या तब्दील कर दिया जाएगा? पिछले दिनों जरदारी साहब के तब्दील करने की खबरें चली, उसमें कितनी सदाकत थी, 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं। और अगर जरदारी साहब को तब्दील कर दिया गया तो उनकी जगह कौन सी बड़ी कदावर शख्सियत ले सकती है? एक और सवाल जो जैद हामिद साहब से करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की जंग में कौन जीतेगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट की जीत होगी? इमरान खान साहब जो अभी तक डटे हुए हैं वो जीतेंगे? ये तमाम चीज़ें भी इनसे जानेंगे। फिर साथ शाम का जिक्र भी करेंगे। जोलानी की हुकूमत और जोलानी का दमिश्क से भाग जाना, ये किस तरफ इशारा करता? एंड ऑफ टाइम पे भी थोड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया जैद हामिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी एपिसोड नाज़रीन हम इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे कल भी हमारा इंटरव्यू मौजूद है ABN पॉडकास्ट, वो आप देख सकते हैं। बड़ी तफसील के साथ हमने इश्यूज़ को कवर किया, बड़ी खुल के जैद साहब ने अपनी राय दी। आज भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर इशू पे अपनी खुल के राय देंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली हम वर्ल्ड इश्यूज़ की तरफ, फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ये दोबारा से रिज्यूम होना। देखिए कमर, पाकिस्तान में एक जनरल माइंडसेट पाकिस्तान के सियासतदानों और फौजी क़यादत में भी यही है कि भारत को जो हमने जलील किया है, उनको जो हमने मारा है, अब 3-4 साल के अरसे के तक कम से कम वो सुकून से बैठेगा। ये बहुत एक फेटल माइंडसेट है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला हिस्सा था, जो पहला पार्ट था, जिसको हम राउंड 1 कहते हैं, उससे पहले भी पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि दोनों एटमी ताकतें हैं और कभी भी कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। जाहिर है कि एक रिवायती जंग हुई, एक छोटे से मामले को बुनियाद बनाकर 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ गई, एक खौफनाक रिवायती जंग हुई। गो के जल्दी खत्म इसलिए हो गई कि दुश्मन को मार ज्यादा पड़ रही थी। अगर हम मार खा रहे होते तो कभी भी एक दिन में सीज फायर ना होता। सीज फायर इसलिए हुआ कि दुश्मन को अल्लाह ने जलील किया, मगर वो जख्मी सांप जो है वो अब बिफरा हुआ है। उसने अपने मोदी ने अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो बयानात वो दे रहे हैं अपनी पार्लियामान से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, उससे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो इस मॉनसून की बारिशों के ख़त्म होने के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। ये असेसमेंट इस बात पर बेस कर रही है कि ये मॉनसून की बारिशों का ताल्लुक क्या है? देखिए, पिछली दफा उन्होंने सिर्फ अपनी एयर पावर यूज की थी, जिसमें उनको मार पड़ी। उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने क्रूज मिसाइल भेजे थे। अब की दफा वो एयरफोर्स को पीछे रखेंगे। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स सुपीरियर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियंस उसको हासिल करते मजीद 6-7 साल लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक पूरा एक निजाम बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडियंस की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करना, BLA और TTP के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना, जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट के बाद से, पहले राउंड के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक TTP को और BLA को लॉन्च किया उन्होंने। जो समझिए आप मशरकी पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो आज की मुक्ति वाहिनियां हैं ये। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति वाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड फोर्सेस। उनकी जो जमीनी फौज है उसका मैस इतना ज्यादा है, वो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि जब वो अपनी जो उन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं और नई वॉर डॉक्ट्रिन्स के तहत अब वो जो नए वेपन सिस्टम्स के साथ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए दाखिल हों तो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच करके वो हमारे बॉर्डर एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे रशियंस ने यूक्रेन के साथ किया था। इसलिए मॉनसून जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सारा पंजाब जो है पानी में डूबा हुआ है, ग्राउंड जो है वो गीला है, सौगी है, उस पर टैंक्स नहीं चल सकते। तो पंजाब में जो जंगें होती हैं वो टैंक वॉरफेयर है, उसमें बाकायदा फिजिकल आपको अंदर दाखिल होना पड़ता है दुश्मन में। सियालकोट में भी आपने देखा, 65 में भी आपने देखा कि उनके जो आर्मर्ड डिवीजन से वो अटैक को लीड कर रहे थे, उसके लिए सख्त जमीन चाहिए। हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान और इंडिया हमेशा मॉनसून के बाद जंग करते हैं। 65 में भी उन्होंने 7 सितंबर को जंग शुरू हुई। मशरकी पाकिस्तान में भी, चूंकि मशरकी पाकिस्तान में मॉनसून जरा लंबा चलता है, क्योंकि वहां जंगल, सैलाब और चीजें ज्यादा होती हैं,
मशरकी पाकिस्तान में भी 22 नवंबर को उन्होंने जंग शुरू की थी, ढाका 16 दिसंबर को फॉल हुआ था, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच किए थे 22 नवंबर को किए थे, मॉनसून के बाद जब जमीन खुश्क हो गई थी। तो इसलिए एक ये जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1-1.5 महीने में हम एक मरतबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। अब की दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे, अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। अगर नहीं नुकसान पहुंचा सके फिर वो अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे। यू आर अगेन गिविंग मी द टाइमलाइन। रिसेंटली हमारा जो पॉडकास्ट था आपने कहा 15 दिन बाद जो है ये एक जंग होने जा रही है, नहीं हुई, अब आप एक नई टाइमलाइन दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आपका? देखिए, ये एनालिसिस होता है दुश्मन की बॉडी लैंग्वेज, दुश्मन जो सिग्नेचर्स दे रहा होता है आपको, जो साइन दे रहा होता है। जिस तरह आप आसमान को, जब आपका एक वेदर रेडार है आसमान को देखता है तो उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो देखता है कि वेदर पैटर्न क्या बिल्ड हो रहे हैं, वो आपको इसीलिए बताते हैं 2 दिन बाद बारिशों का एक सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। बट आई विल गिव यू द क्रेडिट कि आपने ये जो पाक इंडिया वॉर है इसका बहुत पहले जो है इसकी पेशन गोई की थी और मुसलसल फिर अपने मौके पे कायम रहे कि ये होगी। लोगों के दरमियान यही था कि ये दो जो है न्यूक्लियर पावर किस तरह से लड़ सकते हैं और क्या वाकई कन्वेंशनल वॉर होगी। इवन हम जब मीडिया में भी डिस्कस करते थे तो यही करते थे, लेकिन फाइनली इट हैपेंड। नाउ यू आर अगेन सेइंग ऑपरेशन सिंदूर रेज्यूम होगा और लैंड फोर्सेस पाकिस्तान दाखिल होंगी और बहुत मारपीट होगी, मिसाइल्स चलेंगे, इसके साथ जो है एक नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। जी एग्जैक्टली कंबर, यही होने जा रहा है। अब की दफा वाइड स्केल जंग होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी, हिजरत होगी, लोगों को निकलना पड़ेगा, बहुत बड़ा अपहीवल होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम इसको रियलाइज नहीं कर रही। देखिए, भारत के साथ जो जंगों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जंग हुई है, सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने आपका पानी बंद करना है, उन्होंने अब दरियाए चनाब पर डैम्स बना रहे हैं, सिंध पर डैम्स बना रहे हैं। वो 3 दरिया जो हमारे पास थे उसका पानी भी आपको नहीं देंगे अब वो, तो आप क्या करेंगे? ये तो हमारी कौमी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि प्लेइंग विद वाटर मींस प्लेइंग विद फायर। अगर उन्होंने पानी रोका हमारा तो फिर हम लड़कर मरना पसंद करेंगे, प्यासे और भूखे मरना पसंद नहीं करेंगे। सो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना ही करना है। किसी इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं ना, तो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो वाज़ेह बात है कि अगले साल 2 साल के अंदर आपको फैसला कौन जंग करनी पड़ेगी, वरना वो आपका सारा पानी रोकेंगे भी और मॉनसून के वक्त सैलाब भी भेजेंगे। इट एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और अगर फॉर इंस्टेंस 2 साल में कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है और इसी तरह धमकियों का सिलसिला जारी रहता है, who will start this war in first phase? आप अगर देखिए, पहले जंग भारत ने शुरू की थी। जब भारत पिछली जंग से पहले, आपको याद होगा, हम और आप यहीं बैठे हुए थे, हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के चाइनीज जेट्स जो हैं वो उनके राफेल को और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मारकर गिराएंगे। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था? मैंने आपको साफ कहा था कि ये होगा और ये उसके बाद फ्रांस भी जलील होगा, इंडिया भी जलील होगा और अल्लाह ताला एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डोमिनेंट पावर के तौर पर जाहिर करेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ 4 दिन के बाद जब मैं और आप बात कर रहे थे। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि भारत पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के लिए किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। सिर्फ माहौल और मौसम इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस लम्हे उसको अच्छी ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने का वक्त मिलेगा वो दाखिल हो जाएगा। दिस कुड बी अनदर 2 months, 1.5 महीना मेरे हिसाब से तकरीबन, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भगवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। मोहन भगवत योगी को लाना चाहता है जो इस वक्त यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी के पास अपनी कुर्सी बचाने का यह आखिरी मौका है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कामयाबी दिखा सके, वरना मोदी की कुर्सी जा रही है। एक्चुअली मोदी के लिए सर्वाइवल का मसला बन गया है ये। मोहन भगवत जो असल प्राइम मिनिस्टर है, असल लीडर है इंडिया का, जिसके आगे मोदी और अमित शाह भी हाथ बांध कर खड़े होते हैं, उसने मोदी को डायरेक्ट धमकी लगाई है। बड़े बड़े इजलास हुए हैं उनके आपस में, आरएसएस के, इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में और नागपुर में, वहां पर इनके इजलास हो रहे हैं।
एंड टेक्निकली वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस जो है, लेकिन दैट आरएसएस इज एक्चुअली रनिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन द इंडियन आर्मी। इन्होंने अपनी सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप आरएसएस की लगाई हुई है। और वहां यह फैसला हो चुका है कि अगर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कामयाबी फौरी हासिल नहीं की तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ये टाइमलाइन भी अगले महीने खत्म हो रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा ना, ये सिर्फ आप दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर सेइंग कि ये फैसला हो चुका है, उन्होंने कहा जी ये फैसला हो चुका है। मोहन भागवत ने धमकी लगाई है मोदी को, खुल के लगाई है, पब्लिक में लगाई है। कि ये आरएसएस के अंदर फैसला हुआ है, ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी? इंटेलिजेंस एजेंसी मींस नथिंग। इंटेलिजेंस एजेंसीज का हेड कहां हुआ? इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड भी आरएसएस के हैं। ये फैसला मोहन भागवत ने किया है। पाकिस्तानी कौम जो है ना, आरएसएस की स्ट्रेंथ को नहीं जानती जो इंडिया के अंदर उसकी है, जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका पावर है। मोहन भागवत को हम लोग नहीं जानते। 99% पाकिस्तानी ने मोहन भागवत का नाम भी नहीं सुना हुआ। ही इज द रियल रूलर ऑफ इंडिया। असल इंडिया पे हुक्मरानी इस हरामखोर नाजी की है, जो पाकिस्तानी कौम जिसका नाम भी नहीं जानती। सो इट मीन्स के मोदी साहब की टाइमलाइन खत्म होने से पहले देयर विल बी अ वॉर। मोदी को एक आखिरी चांस दिया जा रहा है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो आखिरी चांस उसका मोदी, और साथ साथ चूंकि 75 साल का जो टाइमलाइन है वो मोहन भागवत ने दिया है। आप 75 के हो जाए तो जगह खाली कर दें, ये मोहन भागवत के अल्फाज है। और यंगर जनरेशन को ज्यादा दें। यंगर कौन है उसका फेवरेट? यूपी का योगी। और इस वक्त मोहन भागवत की निगाहों में फेवरेट बनने का तरीका यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कितना जुल्म कर सकते हैं। मोदी को सेलेक्ट इसलिए किया गया था कि इसने गुजरात का वायलेंस, बुचर ऑफ गुजरात इसको कहते थे, इसलिए इसको चीफ मिनिस्टर से आगे लेके चल रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं। यूपी में सारा आप देख रहे हैं, बुलडोजर जस्टिस जो है, हजारों मुसलमानों के घर गिराए, मस्जिदें गिराई, अजानों पे पाबंदी, औकाफ पे पाबंदी, जो जुल्म हो रहा है। पीपल वांट टू नो। इस फेज में हमने देखा कि एयरफोर्स डोमिनेंट थी, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल हुआ, बाकायदा बॉर्डर क्रॉस नहीं हुए। हमारी एयरफोर्सेस कैपेबल है कि इंडिया के राफेल, MiG-29 इनको गिरा सके। क्या आप समझते हैं कि एयरफोर्स की इतनी कैपेबिलिटी होने के बाद भी इंडियंस ये जुर्रत करेंगे कि वो बॉर्डर क्रॉस करें? लेकिन उन्होंने वॉर स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। उन्होंने रिकैलकुलेट किया, रिकैलिब्रेट किया है अपनी वॉर स्ट्रैटेजी को। उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ एयरफोर्स है, लिहाजा अब वो अपनी एयरफोर्स सामने ही लेके नहीं आएंगे। उन्होंने ये देखा है कि पहले राउंड में उनके क्रूज मिसाइल्स बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे एयर डिफेंस को क्रॉस करके पाकिस्तान के एयर बेसिस तक पहुंच सके। बुलारी का एयरबेस हमारा हिट हुआ, हमारे मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने आके मिसाइल ड्रॉप गिरे। बहरहाल हमें भी चोट लगी, उनको भी चोट लगी, हमारे भी एयर बेसिस पर उन्होंने तबाही मचाई। ईरान और इसराइल के जंग ने दुनिया को बहुत कुछ दिखा दिया है कि मिसाइल पावर क्या कर सकती है। इसराइल का दुनिया में सबसे आला एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी टियर्ड, मल्टी लेयर्ड है। इनके पास आयरन डोम भी है, तो थार्ड भी है, तो एरो भी है, तो उसके बाद दुनिया का हर किस्म के। इसके बावजूद जो ईरान की जानिब से सरफेस टू सरफेस और बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए, उन्होंने पूरे तल अवीव को खंडर बना के रख दिया। एयर डिफेंस की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो डिफेंड नहीं कर सकता। इतनी तेजी से आप रिलोड भी नहीं कर सकते अगर सामने से लोग जो हैं इतनी ज्यादा तादाद में मिसाइल फायर करें। आपने इसराइल का हाल देख लिया ना। इंडियंस अब यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम सैकड़ों और हजारों की तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल पाकिस्तानी एयर बेसिस पर फायर करें ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ ही ना सके। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। वो अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त ऊपर उठाएंगे जब उनको ये यकीन होगा कि पाकिस्तान की फजाइया अपने अड्डों से नहीं उड़ सकती। इसके लिए हमारे एयर बेसिस को वो टारगेट करेंगे उन्हीं मिसाइलों से, क्रूज मिसाइल से, हाइपरसोनिक से, ड्रोन से, जिस तरह ईरान ने इसराइल को किया था। इसराइल एयरफोर्स यूज कर रहा था, इसराइल ने मिसाइल नहीं भेजे ईरान के खिलाफ। इसराइल ने ईरान को कैसे मारा? एयरफोर्स से, लॉन्ग डिस्टेंस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स के साथ, या अपने ईरान के अंदर दहशतगर्दों से, अब ईरान के अंदर जासूसों से, गद्दारों से, जिन्होंने सारी असैसिनेशंस की अंदर जाके। इंडिया पहले एयरफोर्स लेकर आना चाहता था हमारे खिलाफ। जब उसने ये देखा कि एयर पावर उसकी हमारे कंपैटिबल नहीं है, अब वो मिसाइल पावर और ड्रोन पावर पे काम कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस पे काम कर रहा है, दहशतगर्दों पे काम कर रहा है। यहां हमें चोट लगेगी क्योंकि ये वाइड स्केल जंग होगी। ये वो जंग 2 दिन में 4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। और अगर इंडिया हमें डैमेज करने लगेगा तो फिर ट्रंप कभी भी बीच में नहीं आएगा सीज फायर करवाने के लिए। सीज फायर वो सिर्फ उस वक्त करवाने आया था कि जब मोदी की नाक वाक टूट गई थी, दांत टूट के हाथ में आ गए थे, इसलिए अमेरिका आया था सीज फायर करवाने।
ईरान और इसराइल की जंग में भी ट्रंप सिर्फ इसलिए बीच में आया था कि इसराइल को मार पड़ने लगी थी। कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में भी ट्रंप सिर्फ इसलिए बीच में आया कि थाईलैंड को मार पड़ने लगी। आप ये नोट करेंगे कि पिछले दिनों इन्होंने जो 3 मुल्कों के दरमियान जंगें हुई हैं, एक मुल्क उसमें चाइना का हलीफ था, दूसरा मुल्क अमेरिका का हलीफ था, और ट्रंप तीनों जंगों में जो कहता है कि मैंने जंग रुकवाई थी, मैंने ईरान इसराइल जंग भी रुकवाई, मैंने पाकिस्तान इंडिया जंग भी 28 दफा कह चुका है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया जंग रुकवाई, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाई, इसलिए कि इसका पालतू कुत्ता हर दफा पिट रहा था। इंडिया पिट रहा था तो इसने सीज फायर करवाया, इसराइल पिट रहा था तो सीज फायर करवाया, और थाईलैंड पिट रहा था तो उसने सीज फायर करवाया। ये तीनों मुल्क प्रो इंडिया है, प्रो अमेरिकन हैं, और जो 3 मुल्क हैं पाकिस्तान, ईरान और कंबोडिया, ये प्रो चाइना है। तो बेसिकली ये लार्जर एक्सेस पे भी अगर आप देखें तो ये चाइना रशिया वॉर का भी एक एक्सेस है, जो मुख्तलिफ जंगें आपने दुनिया में पिछले दिनों देखी। क्या ये प्रॉक्सीज ही होती रहेंगी, ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन? डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इनका देखिए ताइवान पर होगा, लेकिन वो फिर पूरी दुनिया तबाह करेगा। दुआ ना करें कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अभी हो जाए इनका। नॉर्थ और साउथ कोरिया का भी कहा जाता है कि वहां पे भी ये इन्होंने 5-7 एक्सेस ऐसे रखे हुए हैं। यूक्रेन एक एक्सेस है ना, नेटो का पूरा ब्लॉक जो है वो रशिया के खिलाफ चल रहा है। किसी भी वक्त वो एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, किसी वक्त यूरोप में जंग हो सकती है। अगर आप ये देखें कि रशिया और पोलैंड की लड़ाई शुरू हो गई है, जो कि होने वाली है कुछ अरसे में, बहुत ज्यादा पॉस्चरिंग हो रही है, पूरा यूरोप जंगों की तैयारी कर रहा है, तो फिर आप एक्चुअली यू विल से कि ये हाई इंटेंसिटी न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है यूरोप में। ये जो जंगें हो रही हैं ये भी उसी आलमी जंग का हिस्सा है। फलस्तीन में जो जंग हो रही है, जो मिडल ईस्ट में जंग हो रही है, जो इराक को तबाह किया जा रहा है, जो एक डेविड कॉरिडोर बना रहे हैं ये शाम से लेकर इराक तक, ताकि बराह रास्त ईरान की सरहद तक इनका एक फिजिकल एक प्रेजेंस मौजूद हो जाए। ये जो जंगें इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया, पाकिस्तान और इंडिया, ईरान और इसराइल, ये सारी ग्लोबल वॉर्स के मुख्तलिफ बैटल फ्रंट्स हैं, विच पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज। आप आइसोलेशन में अब नहीं रह रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं है ये आलमी पॉस्चरिंग है। ये बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ पैटर्न नजर आ रहा है इसमें हमें। बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स हैं, ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई हो रही है, डोमिनेंस है चाइनीज या अमेरिकन ब्लॉक की, कौन डोमिनेट करेगा, और ये छोटे छोटे बैटलफील्ड्स हैं जो आपको बीच में नजर आ रहे हैं। इसमें हमारा अपना इंटरेस्ट भी है। इंडिया भी इसको एक्सप्लॉइट करके अखंड भारत करना चाह रहा है, इसराइल भी एक्सप्लॉइट करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है, फलस्तीन को डेसिमेट करना चाह रहा है। मगर इस सारी मैदान जंग में जो दुनिया बन चुकी है, पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमारे खिलाफ ये इंडिया को लॉन्च करेंगे। इसराइल बताते खुद नहीं आएगा हमें मारने के लिए, वो इंडिया को ड्रोन्स देगा, वेपन्स देगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को फंड करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन जंग हिंदुओं से करवाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसराइल विल फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट हिंदू, आखिरी हिंदू के मरने तक इसराइल पाकिस्तान से जंग करेगा। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ये जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट है ना कि 3-4 साल तक अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी, ये फेटल और खुदकुश माइंडसेट है। मुझे ये साल गुजरते नजर नहीं आता है कि हम दोबारा एक खौफनाक जंग में जाएंगे। बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि अभी बड़ी वाज़ेह हो भी रही है बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह के आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही हैं। पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर, और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है। पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं
हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट पूरी दुनिया में। अब ये बकवास खत्म कर दें कि FATF लग जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी। अब गेम उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब कौमों के सर्वाइवल की बात है। आप हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आग लगा दें, वरना फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करें, जो आपने पिछले दिनों की है और दोबारा करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक खत्म ना हो जाए। के अंदर आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट टू द वायलेंस हो चुकी है यार। एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक, वही हम पे राइट नाउ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये एज्यूम करके अटैक करते हैं इंडिया पे कि इंडिया ने हम पे अटैक करना? अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड, मैं तो रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूं। क्या वो TTP और BLA को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको रिस्पॉन्ड ही करना है ना, तो बस रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड, मेरा तो शिकायत ही यही है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? रोज कहते हैं फितनतुल हिंद नाम रखा हुआ है BLA का, फितनतुल हिंद उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदुस्तान, भारत इस फितने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक खालिस्तान को लॉन्च किया या कश्मीर को लॉन्च किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो शिकायत ही यही है। आप क्या समझते हैं किस पे है इसकी जिम्मेदारी? पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किए। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बना देती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में, क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पर नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज करेंगे तो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज में जब्त करवा लूंगी। फिर इमरान खान साहब जब कहते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, यहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन होती है, इमरान को हक नहीं है ये बात कहने का, जब उसकी अपनी औलादें लंदन में बैठ के होस्टेजेस हैं यहूदियों की। इस वक्त वो अमेरिका में पहुंचे हुए थे इमरान के बेटे, उनसे पूछा कि आपको किससे उम्मीद है कायनात में? तो ये नहीं कहा उसने मैं अल्लाह से उम्मीद है, उसने कहा मैं अमेरिका से उम्मीद है, क्योंकि उसके खुदा अमेरिका है ना। जिस अमेरिका से आजादी दिलानी थी इमरान ने पाकिस्तान को, जिसके बयानिए पे इसने पूरे पाकिस्तान में बगावत की और फौज को गालियां दी, आज पूरी उसकी जमात और उसके बेटे अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि हमें आखिरी उम्मीद, हमारा कोई खुदा नहीं है सिवाय अमेरिका के। इन्होंने कलमा बदल दिया अपना। आज उसके बेटों का बयान है कि हमें सिर्फ अमेरिका से उम्मीद है कायनात में कि जो हमारी मदद करेगा। तो ये बकवास बंद कर दे इमरान कि मैं अमेरिका से आजादी तो गुलामी तो साइफर, इसका तो दांत वांत तोड़ के अलग कर देना चाहिए कि जबान से एक लफ्ज ना निकले इसके। इतना मुनाफिक और मक्कार और झूठा आदमी है ये। इंसान में थोड़ा सा कैरेक्टर होना चाहिए, दुश्मन भी हो ना, कैरेक्टर हो उसके साथ। इंसान अगर मक्कार है, झूठा है, कमीना है, फरेबी है, जानी है, फिर वो दुश्मन बनने के काबिल भी नहीं है, उसको सिर्फ दफन कर देना चाहिए। एनिमी शुड ऑल्सो हैव अ कैरेक्टर। क्या आप उसको कहें कि बहादुर दुश्मन है, गैरतमंद दुश्मन है? हमारा कर्नल शेर खान जब शहीद हुआ था जाके, जो कारगिल में जिसने क्रॉस किया था और इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया था अकेले आदमी ने, जब वो शहीद हुआ तो इंडियन ब्रिगेड कमांडर ने खत लिखा था पाकिस्तान आर्मी चीफ को, इससे ज्यादा दलेर अफसर मैंने नहीं देखा। वो हिंदू था, उसने एक्नॉलेज किया कि ये जुर्रत किरदार किसी और में नहीं हो सकती, एक ऑनरेबल ऑफिसर। इमरान खान के नाम पे आप इतने जज्बाती क्यों हो गए? पाकिस्तान को तोड़ा है ये, मुजीब है वक्त का। अगर मैं 1971 में जवान आदमी होता, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कर कुछ नहीं सकता था। आज एग्जैक्टली मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान वक्त का शेख मुजीब है, और ये TTP को इस्तेमाल कर रहे हैं मुक्ति बहानी के तौर पर, BLA को इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त की मुक्ति बहानी के तौर पर। और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये वक्त का शेख मुजीब पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा है। इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है TTP के? 100%। क्यों? क्या गंडापुर के जो बयानात हैं क्या इमरान की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं? TTP की कार्रवाई इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है? इमरान के 100%, इमरान के 100% कहने पर हो रही है। मैं आपको सबूत और दलील देता हूं इस बात की। आई एम शॉक्ड। मैं आपको दलील देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे तकरीबन हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं।
दहशतगर्दी का यह आलम है कि आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस और एफसी के जवान यूनिफॉर्म पहन के अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, सड़कों पे उठा लिए जाते हैं, रातों को बसें रोककर शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना ये सारे। उसके बाद आर्मी उन इलाकों में ऑपरेशन करना चाहती है इन जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज के खिलाफ। तो मजामत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इमरान और उसकी पार्टी। इमरान की हुकूमत है उस सूबे में। वहां पर अभी जो गंडापुर ने हुक्म नाफिज किया है कि कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। कर्फ्यू क्यों? आर्मी ने कर्फ्यू क्यों लगाया था? इसलिए कि बाजारों की शहरी आबादी के अंदर जहन्नुम के कुत्ते घुसकर फौज पर हमला करते थे, और अगर फौज जवाबी कार्रवाई करे तो सिविलियन कैजुअल्टीज आने का खतरा होता था। तो फौज ने सिविलियन आबादी से कहा कि आप घरों में चले जाएं, सड़कों पर आप सिर्फ जहन्नुम के कुत्ते नजर आएंगे, उनको हम ठोक देंगे। इसने कर्फ्यू लगाने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने पिछले दिनों बयान दिया है कि वो कौन से सियासतदान और अहम शख्सियात हैं सूबे की कि जो जहन्नुम के कुत्तों को, खवारिज को करोड़ों अरबों रुपया भत्ता देते हैं। पूछे ना चीफ मिनिस्टर से, आप चीफ मिनिस्टर आपको नाम बताएंगे उनका, जो भत्ता दे रहे हैं अरबों रुपया उनको। क्यों टीटीपी के खिलाफ ये जो अभी एलामिया निकाला है पीटीआई ने कि इस सूबे में हम किसी फेडरल फोर्स को काम नहीं करने देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या पूरे सूबे खैबर का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लगता? ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी फेडरल फोर्स को यहां काम न करने दें, आर्मी को निकाल लें? मगर ये नहीं बताया उसने कि हम आर्मी को यहां से विड्रॉ कर लेंगे। इसका एक सेकंड, ये नहीं बताया कि आर्मी को विड्रॉ कर लेंगे तो सूबे की सिक्योरिटी कौन संभालेगा। ये एक्चुअली पूरे सूबे को टीटीपी के हवाले करने जा रहे हैं जैसे पहले था। आप मुझे बताएं, क्या सूबे की पुलिस में कैपेसिटी है टीटीपी के खिलाफ लड़ने की? हमारे लोग जो हैं मरे हैं दहशतगर्दी की जंग में, हम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, हमारे इलाकों पे हमले हुए हैं, हमें खुद कुछ बम्बारों से निशाना बनाया गया है। आप अगर ये समझते हैं कि ये अफगान वॉर आप जीत जाएंगे, तो अमेरिका यहाँ पे इतने अरसे करके गया, जीत नहीं सका है। इसका हल टेबल पे होगा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कौन कह रहा है? ये केपीके की हुकूमत, केपीके वो कहते हैं। आपके ख्याल में गंडापुर कोई डिफेंस एनालिस्ट है, उसको कोई तारीख का कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री है, उसको कोई अंदाज, इस बात का कॉन्टेक्स्ट उसको मालूम है कि दहशतगर्दी क्या होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है? आपके ख्याल में गंडापुर एनालिस्ट है इन सब चीजों को जानने समझने वाला? लेकिन राइट नाउ पावर तो है ना, हाँ, तो पावर है। पावर तो शेख मुजीब के पास भी थी। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि वो इस पावर को पाकिस्तान तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो इस पावर को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को जलील करने के लिए। मुझे बताएं, इतना बड़ा एलामिया उसकी हुकूमत ने और पीटीआई ने निकाला, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। ये बातें जो आपने कही हैं कि दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है और सुसाइड बॉम्बिंग हमारे खिलाफ हो रही है, कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना, उसका भी तो नाम होगा। ये सिर्फ पाक फौज को क्यों गालियां देता है? कभी जहन्नुम के कुत्तों को भी एक दफा गाली दे दे, कभी किसी शहीद के जनाजे तो जनरल फैज ने लाके क्यों बसाया था? इसी वजह से फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है और वो जेल में और सजाए मौत हो जाएगी उसको। तो जनरल बाजवा को भी इसमें मुलव्विस उसको होना चाहिए था। ये तो मैं बहुत सख्ती से कह रहा हूं कि ये तीन कैरेक्टर थे। इमरान भी जेल में, फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, बाजवा को क्यों छोड़ा हुआ है? उसको भी जेल में और कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लडशेड जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। हमारी तारीख का सबसे बड़ा गद्दार याहिया खान और उसके बाद बाजवा है। यह पूरी कौम को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। और यह बात आपने पिछले प्रोग्राम में सेंसर कर दी थी और अभी भी शायद आप काट देंगे, जब मैंने कहा था उसको सिर्फ इसलिए बचाया हुआ है कि वो पीछे से बहुत ताकतवर आलमी कादियानी लॉबी से उसका ताल्लुक है। आप क्या समझते हैं राइट नाउ, क्या फौज इनके खिलाफ फुल ऑपरेशन करेगी तालिबान के खिलाफ? जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन कबायलियों की मर्जी और मदद से होगा। पिछली दफा भी जब सवात में ऑपरेशन हुआ था तो खुद सवात के लोगों ने कहा था कि हम इलाका खाली करते हैं, आप आएं और इन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ, खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन करें। कबायली इलाकों में इनको खाली कराया गया था। इनकी स्ट्रेटजी ये है इन खवारिज की कि ये गांव देहात के अंदर से, कबायलियों के घरों के अंदर से फायर करते हैं आर्मी पे। अब चूंकि ये पाकिस्तान आर्मी है, इंडियन आर्मी नहीं है, इसराइली आर्मी नहीं है, ये अपने ही गांव, अपने ही शहरियों को नहीं मार सकती, लिहाजा यहां पे क्राइसिस आ जाता है। ये फैसला कबायलियों को करना है। जिन इलाकों में कबायलियों ने फैसला किया है कि हम इन खवारिज को अपने गांव में जगह नहीं देंगे, वहां पर आर्मी के लिए इनको मारना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कबायली खुद अपने घरों से धकेल कर बाहर इनको पहाड़ों में निकालते हैं, वहां आर्मी ठोक देती है इनको जाके। बहुत सी जगहें हैं जहां पर ये मंजूर पिश्तीन के लोग हैं, जहां पर पीटीआई वाले हैं, जहां पर मोहसिन दावड़ के लोग हैं, अली वजीर के लोग हैं, इन्होंने पनाह दी हुई है इन जहन्नुम के कुत्तों को अपने गांव के अंदर। वहां क्राइसिस है। अभी जो पिछले दिनों औरंगजेब में आपने प्रॉब्लम देखी, वो सारा मंजूर पिश्तीन के हरामियों का शुरू किया हुआ था। ये सारे वो नापाक और पलीद, क्योंकि इनका भी नारा वही है कि लरो बर अफगानिस्तान, हमने पाकिस्तान तोड़कर अफगानिस्तान से मिलाना है।
ये जहन्नुम के कुत्ते जो खवारिज है, इनकी भी यही हिकमत अमली है कि हमने ये सारे दोनों सूबे तोड़कर अफगानिस्तान से मिलाने। तो आप मुझे बताइए कि जब दो एक्सपेंशनिस्ट इनकी आइडियोलॉजी पश्तीन और टीटीपी का कोई मवाजना नहीं है ना। पाकिस्तान दुश्मनी में ये इकट्ठे हैं, आपस में बेशक इनका इख्तलाफ होता है। एक सेकुलर और लादीन है, पख्तूनिस्तान वाला है, दूसरा कहता है हमने इमारत इस्लामी अफगानिस्तान से इसको जोड़ना है। मगर जिस इलाके पर ये जंग कर रहे हैं वो इलाका तो कॉमन है ना, ट्राइबल एरियाज है हमारे। जो पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं या लरोबर अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का दरियाए सिंध का जो मगरबी इलाका है, सारा सूबा खैबर बलूचिस्तान, इसको ये अफगानिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, वो इलाके तो कॉमन है। मंजूर पश्तीन कहां से वजीर बना हुआ है, मोहसिन दावड़ कहां से है, एक नॉर्थ वजीरिस्तान से, एक साउथ वजीरिस्तान से, इलाके तो कॉमन है। टीटीपी जहन्नुम के कुत्ते किधर रहते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, इलाके तो कॉमन है इनके। एक सेकुलर लादीन है, एक मजहबी दहशतगर्द है, दोनों पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि राइट नाउ इस जंक्चर पे जब हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ अरसे बाद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो सकता है, हम किसी भी टाइम भारत से जा सकते हैं, इंटरनेशनली हालात क्या चल रहे हैं, क्या हमें दूसरा फ्रंट भी छेड़ देना चाहिए? अफगानिस्तान वाला है जहां पे तालिबान, अफगानिस्तान वाला फ्रंट हम नहीं छेड़ रहे यार, क्यों नहीं समझते? वो छिड़ा हुआ है, वो छिड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो दुश्मन ने छेड़ा है। डू यू थिंक कि ये मल्टी फ्रंट हमें मल्टीपल, इतना हम देर कर चुके हैं कि अब हमको मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ना ही पड़ेगा। मुझे बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जंग करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ओन करे उस जंग को, कि पाकिस्तान के दिफा की जंग है, हम फौज के साथ खड़े हैं। आपको सुबह खैबर में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस जंग की ओनरशिप लेती नजर आती है या दहशतगर्दों को बचा रही है? बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपको बीएलए की दहशतगर्दी के खिलाफ ओनरशिप लेती नजर आ रही है या बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड है? बात यह है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आपने प्रेसिडेंट जरदारी का कभी सुना टीटीपी के खिलाफ बयान? प्राइम मिनिस्टर का कभी बयान सुना है? कभी चीफ मिनिस्टर्स का बयान सुना? कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ओनरशिप ही नहीं लेना चाह रहा, कोई बात ही नहीं करता अपने आप को बचाने के लिए। तो हम कैसे इस जंग को जीतेंगे? यही तो क्राइसिस, इसीलिए तो भी आर्मी ने फोर्स किया था गंडापुर गवर्नमेंट को कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं ताकि दहशतगर्दी पे बात करेंगे। ना कॉन्फ्रेंस बुलाई, ना उस पर बात की, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को बुलाना पड़ा कुछ जिरगों को और कुछ लोगों को बिठा के बात करने के लिए, क्योंकि सूबे की हुकूमत ओनरशिप ही नहीं ले रही। तो आप मुझे बताइए, इस सूरत हाल में अगर इंडिया भी हमला कर देता है और पीछे पूरी सूबे की हुकूमत जो गंडापुर की है वो टीटीपी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि हम आर्मी को यहां ऑपरेट नहीं करने देंगे, कर्फ्यू नहीं लगाने देंगे, हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम आर्मी को निकालेंगे यहां से और जहन्नुम के कुत्तों को और खवारिज को हम भत्ता दिया करेंगे, तो आप मुझे बताइए फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा? होगा वही जो मैं कहता हूं फ्रंटियर के लोगों से, सरहद के लोगों से, यही कि यार तुम लोगों ने ये तीसरी दफा इमरान को वोट दिया है, 15 साल उसके पूरे होने को आ रहे हैं। इन 15 सालों के बाद अगर ये हुकूमत जहन्नुम के कुत्तों को लाकर तुम पर मुसल्लत कर देती है, देन यू डिजर्व इट। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे साथ जहन्नुम के कुत्ते तुम्हारे सर काटें, तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जाएं, तुमसे भत्ते वसूल करें। फिर लोगों को याद नहीं रहता, 2007, 8, 9, 10 की बात है, पेशावर से सारे प्रोफेशनल निकल कर चले गए थे क्योंकि ये सबको अगवा करके भत्ता वसूल किया करते थे। पूरा पेशावर खाली हो गया था प्रोफेशनल से, पढ़े लिखे ताजिर, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो कारोबारी लोग वहां पे थे 100% सबसे भत्ते लिए जाते थे, उनको उठाकर टीटीपी ले जाती थी, जब तक कि आर्मी ने सवात में आके पीछे से इनको साफ ना किया। तो अब ये दोबारा शुरू हो चुका है। अब आप सफर नहीं कर सकते बसों में, बसों से उतार के अगवा किए जाते हैं, भत्ते वसूल किए जाते हैं। ये सब का सब गंडापुर की मर्जी से हो रहा है। आप नोट क्यों नहीं करते कि सबसे ज्यादा फसाद बन्नू, करक, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में हो रहा है, जो गंडापुर के अपने इलाके हैं। आपने कभी गंडापुर को इस पर बयान देते सुना? बल्कि मैंने ये बयान उसका सुना कि मैं कर्फ्यू नहीं लगाने दूंगा, मैं फौज को निकाल दूंगा, ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, मैं ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। क्यों पागल के बच्चे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दुश्मन तो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा, आर्मी को तुम ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, तुम टारगेटेड ऑपरेशन नहीं करने दे रहे, तुम सिविलियन आबादी और दहशतगर्दों को अलग अलग नहीं करने दे रहे जब वो कर्फ्यू लगा के अलग करना चाहते हैं। तुम कह रहे हो हम आर्मी को और एफसी को, ये जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी जिसको भी फेडरल फोर्स का दर्जा दिया है, इसको हम मानते ही नहीं, इसको हम ऑपरेट ही नहीं करने देंगे सूबे में। तो साफ खुल के कहो कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टरशिप हैंडओवर कर रहा हूं जहन्नुम के कुत्ते नूर वली महसूद को। कह दो साफ साफ कि मैं पूरा सूबा उनको देने जा रहा हूं टीटीपी को। बकवास क्यों कर रहे हो जिस किस्म के तुम ये कर रहे हो? मैं आर्मी को ऑपरेट नहीं करने दूंगा और मैं कर्फ्यू नहीं लगाने दूंगा। इन सब का क्या मतलब है? यू टेल मी, क्या मतलब है इसका? किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वो आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है, या टीटीपी को प्रोटेक्ट कर रहा है? फिर आप मुझसे कहते हैं कि यार इमरान की मर्जी के बगैर हो रहा है ये सब कुछ। एक इमरान के बयानात हैं ये, 100% उसने सपोर्ट किया है इस बात को।
गंडापुर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ही इज टोटली कंट्रोल्ड बाय इमरान खान। इमरान की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए पहली दफा मीडिया पे साफ आके। इमरान की स्ट्रैटेजी यह है कि पाकिस्तान आर्मी को एक जंग में शिकस्त करवाई जाए, शिकस्त दिलवाई जाए। यह भुट्टो की स्ट्रैटेजी थी 65 में, जो उसने अयूब खान को धोखा दिया था। इमरान ने तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है वो आर्मी के हक में आया जब जंग हो रही थी। इससे बड़ा मुनाफिक आदमी कायनात में आपको कोई नहीं मिलेगा। इसका सारा सोशल मीडिया जो जिब्रान इलियास चला रहा है अमेरिका से, इस वक्त इंडियन सोशल मीडिया बना हुआ है। पूरी पीटीआई, आप हमारे शहीदों के नीचे कमेंट्स तो देखा करें। जब आईएसपीआर अपने कमेंट्स बंद कर दिया, आईएसपीआर ने जब शहीदों की खबरें देती है, क्योंकि पीटीआई वाले नीचे जाकर मजाक उड़ाते हैं हमारे शोहदा का। ये सब इमरान के कहने पर हो रहा है ना। इमरान की स्ट्रैटेजी यह है कि पाकिस्तान आर्मी को मैदान जंग में शिकस्त दिलवाई जाए, ताकि इसके बाद जनरल आसिम और फील्ड मार्शल और फौज की जो क़यादत है वो जलील हो जाए, वो रुसवा हो जाए। जेल से बैठा हुआ इमरान खान, जिसे अपने घर वालों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा, अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा हुआ था, पूरा कराची एक फोन कॉल पर बंद करवा देता था। वो और दौर था सर, ये भी वही दौर है। इमरान अंदर बैठा हुआ है, एक ट्वीट के ऊपर एक मुलाकात करके कोई आता है, हलीमा आती है, कोई भी जाता है, उसके बाद उसके पूरे पाकिस्तान में अगले महीने से ये तहरीक चलाने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसके लिए इन्होंने बीएलए से राब्ता किया है, इसके लिए टीटीपी से मिले जाके, इसके लिए इंडियन इमरान खान तहरीक चलाने के लिए बीएलए से मिले, टीटीपी से। जी 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 जी, इसकी बहनें गई हैं सारी, बीएलए के कैंप्स में बैठी हैं, उनको सपोर्ट का एहसास दिलाया। टीटीपी तो सारा का सारा गंडापुर कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की जितनी मुक्ति बहानियां हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा आर्मी के खिलाफ। ये इमरान की नई स्ट्रैटेजी है। इंडिया हमला करके पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह ना करे, जो कि इंशाल्लाह नहीं पहुंचाएगा। देखें, एक पॉलिटिकल जमात है, वजीर आज़म है, साबिक वजीर आज़म है, आप अपनी राय का इजहार करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप अपनी राय का इजहार खुल के कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बट डू यू थिंक कि ऐसे इल्ज़ामात लगाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी पॉलिटिशियन, यही सारी बात है ना। लोगों ने शेख मुजीब के बारे में भी, शेख मुजीब के बारे में भी कही थी कि जी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, मशरक़ी पाकिस्तान में जीत गई है, वो गद्दार तो नहीं था। ये इमरान का नैरेटिव है ना, उसको हक नहीं दिया गया था, इसलिए जनाब ज्यादती हुई, फौज ने ज्यादती की। क्या शेख मुजीब गद्दार नहीं था? नहीं, तो अगर फौज खुद तस्लीम करे कि हमसे ज्यादती हुई है तो किससे, कहाँ ज्यादती हुई है, किससे ज्यादती हुई? मतलब फौज अगर खुद कहे कि हमने माजी में हमसे गलतियां होती रही हैं, आप नहीं समझते 1971 की गलती भी फॉर इंस्टेंस, आप इतना सिंपल नहीं है कि आप कहें कि फौज से गलती हो गई या सियासतदानों से गलती हो गई। एक साजिश और एक कंस्पिरेसी को, उसके पूरे प्लॉट को आपको, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आपको देखना होगा। डू यू थिंक कि फौज से कोई गलती नहीं हुई है इन 75 सालों में? मैंने अभी आपसे कहा है कि बाजवा और फैज को फांसी देनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फौज हमारी गलतियां करती रही है। फौज हमारे ही माशरे की, हमारे ही कौम की, हमारे ही फर्द है, हमारे बच्चे हैं। वो जो बच्ची ने, आईएसपीआर की बच्ची ने जो बात कही थी, जिस पर बड़ा मजाक उड़ाया इन लोगों ने, कि फौज ने कहा कि फौज ये नहीं कि गलती नहीं करती, लेकिन जो करती है वो नेशनल इंटरेस्ट में करती है। वो उस पर बड़ा मजाक उड़ाया। वो बच्ची बात कन्वे नहीं कर सकी अपना। असल बात यह है कि फौज जब भी गलती करती है, वो हमेशा, जिसको आप गलती समझते हैं, वो हमेशा कम से कम ये ध्यान रखती है कि इसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। करने की कोशिश करती है, गलती कर जाती है, चूंकि इंसान है, गलती कर सकते हैं, बदनीयत नहीं होते। बदनीयत आए हैं जनरल पाकिस्तान की तारीख में, ऐसी बात नहीं है। क्या नहीं बदनीयत था, बाजवा बदनीयत था, फैज बदनीयत था। I want to clarify this for the audience as well. We can't name it फौज, because फौज में वो जवान भी है जो बॉर्डर्स पे है, फौज में वो लोग भी हैं जो ऐसी फैमिलीज से हैं, जो हमारे शोधा हैं, जो लोग हैं जो आम सिविलियंस के बाद जो फौजी बन जाते हैं। I'm particularly talking about the decision makers, the establishment. देखिए, मुझसे ज्यादा फौज पर तनकीद करने वाला कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं होगा। लेकिन मेरी तनकीद मोहब्बत और प्यार में होती है, मेरी तनकीद नसीहत आमेज होती है। मैं इमरान की तरह फौज तबाह करने के लिए तनकीद नहीं करता, मैं फौज की हिफाजत करने के लिए और उसको बचाने के लिए, नसीहत करने के लिए तनकीद करता हूं। इसलिए ये मेरी सुनते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, मेरी सख्त बात भी बर्दाश्त कर जाते हैं। बात यह है कि इमरान शेख मुजीब बन चुका है, वो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। अपने ख्याल में अपनी आजादी की खातिर वो कोई भी कीमत देने को तैयार है इस वक्त। आप इससे जो मर्जी लिखवा लें, जेल से बाहर आने के लिए वो पाकिस्तान तोड़ने को तैयार नहीं, डील कर रहे वो जो मर्जी, उसके साथ डील हो चुकी है। अमेरिका जाके इसके बेटे नवाज शरीफ निकल के भाग गए थे, जरदारी साहब ने जेल काटी चले इमरान, लेकिन इमरान एक्चुअली उसमें पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, वो तसादुम का रास्ता इख्तियार करता है। जेल के अंदर है राइट नाउ, हम बात कर रहे हैं तो वो जेल के अंदर
अपनी हिमाकत और जहालत की वजह से है। तो दैट मींस वन थिंग इज एस्टैब्लिश कि वो डील नहीं कर रहा है। वो उसको गलत लाइन दे दी गई है। उसको ये बात ये कि ही इज स्टूपिड। मैं उसको कह रहा हूं वो खतरनाक और खुदकुश हद तक बेवकूफ आदमी है, कानों का कच्चा है, उसके पास पॉलिटिकल सेंस नहीं है। उसको ये गुमराह कर दिया गया है उसके बाहर वालों की तरफ से कि अमेरिका तुम्हें जेल से निकालकर प्राइम मिनिस्टर बना देगा, इसलिए अकड़ा हुआ है। उस खोते ने खुर गाड़े हुए हैं इस वजह से कि ही थिंक्स ही विल बिकम नेल्सन मंडेला। ऐसा नहीं होगा, वो भुट्टो की तरह फांसी चढ़ जाएगा। भुट्टो को भी आखिरी सेकंड तक यही उम्मीद थी कि मैं डील नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे मुल्क छुड़ा लेगा। लेकिन आखिर में जब उसको तमाम पॉलिटिशियंस एक तरफ, और अगर एक पॉलिटिशियंस पूरी मुल्क की पॉलिटिक्स को रन कर रहा हो, आवाम को रन कर रहा हो, और फिर हम उसे कहें कि पॉलिटिशियन नहीं है, देखिए आप जो मर्जी कहें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका हिमायती है, कौन उसके मुखालिफ है, किसने पहले डील की और कौन डील नहीं कर रहा। मैं साफ ये देख रहा हूं कि कौन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी ने डील करके नुकसान पहुंचाया, किसी ने डील ना करके नुकसान पहुंचाया। ये वक्त के मुक्तिबानी और गद्दार हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं जो अल्लाह के फजल से 18 साल मुझे मीडिया में हो गए, जिस शख्स के बारे में मैंने जो बात कही है एग्जैक्टली वो वैसा ही निकला। कोई अल्लाह के फजल से कोई मेरा यू टर्न दिखाए ना, इमरान के तो हजारों यू टर्न आप दिखा सकते हैं, आप मेरा कोई यू टर्न दिखा। अभी आपने कहा कि पूरी दुनिया मजाक उड़ाती रही इतने साल आपका कि जंग नहीं होगी, आप कहते रहे जंग होगी, फिर हो गई। बात दुरुस्त है, तो मैं तो स्टैंड जिस बात पे लेता हूं अल्लाह उसको सच साबित कर